हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह करेंगे, जिसको हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं और इसके साथ इसको उत्पाद का चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं। और ये बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम पहले बता देते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय या उत्पाद का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, या घरेलू आय या उत्पाद का चक्रीय प्रवाह है क्या होता है। दूसरा, आय के जो चक्रीय प्रवाह है उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। फिर उसके बाद में आय का जो चक्रीय प्रवाह है के जो कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो इसमें हम 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल करेंगे। और इसके बाद हम देखें कि आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसमें इंजेक्शन क्या होते हैं और लीकेजेज क्या होते हैं। यानी इस एक वीडियो के अंदर हम जो है ये संपूर्ण रूप से जो है आय का चक्रीय प्रवाह पूरा करेंगे। तो इसके लिए अगर आप आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, तो आपका जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। एक जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन की क्रियाएं होती है, यानी कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो वो एक और वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है तो उस वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन के साथ में ही आय का सृजन भी होता है। यानी उत्पादन और आय की जो क्रियाएं हैं वो साथ साथ चलती रहती है। अब उत्पादन के दौरान जो उत्पादन के साधनों की जो सेवाएं होती है वो उत्पादकों द्वारा ली जाती है। यानी उत्पादन की सेवाएं जो है वो उत्पादक क्षेत्र की ओर चली जाती है। और ये जो सेवाएं जो होती है अब ये वैसे ही तो नहीं जाएंगी, फ्री में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जब उत्पादन के साधन अपनी सेवाएं उत्पादन के कार्यों में देते हैं तो उन सेवाओं के बदले में वो या तो आय और मुद्रा प्राप्त करते हैं या वो वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार एक साथ अर्थव्यवस्था के अंदर एक तरफ उत्पादन के जो साधन हैं वो जा रहे हैं और उत्पादन के साधनों के बदले में दूसरी तरफ वस्तुएं और सेवाएं आ रही है। तो अगर हम इसको मुद्रा के रूप में देखें तो जब उत्पादन के जो साधन थे, उत्पादन के साधनों ने अपनी सेवाएं दी उत्पादन के क्षेत्र में, तो बदले में उन्होंने मुद्रा प्राप्त की। अब वो मुद्रा को अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि जब उन्होंने काम किया तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। तो वो उसी मुद्रा को उसी क्षेत्र से यानी उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने पर खर्च करते हैं। तो अब दोबारा से मुद्रा किसकी तरफ चली गई? उत्पादक क्षेत्र की तरफ चली गई। अब उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा? दोबारा से वही मुद्रा का प्रयोग करते हुए उत्पादन के साधनों की सेवाएं दोबारा खरीदेगा। जब उत्पादन के साधनों की सेवाएं खरीदेगा तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करेगा, उसके बदले में वो उत्पादन के साधनों को जो है कारक भुगतान करेगा। जब कारकों के पास में उत्पादन के साधनों के पास में मुद्रा चली जाएगी तो फिर से वो जो है दोबारा से वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे, तो मुद्रा जो है दोबारा से उत्पादक क्षेत्र की तरफ आ जाएगी। तो इस प्रकार लगातार मुद्रा या वस्तुएं और सेवाएं जो होती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर घूमती रहती है। इसी को हम जो है आय या उत्पादन का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रक्रिया का ना तो शुरुआत का पता चलता है कि कहाँ से हुई और ना इसके अंत का पता चलता है। तो इसके उस शुरुआत और अंत का पता न चलने के कारण ही इसको हम चक्रीय प्रवाह कहते हैं। जिस प्रकार से एक जो चक्कर होता है, पहिया होता है, उस पहिए का आदि और अंत का पता नहीं चलता, उसी प्रकार से ये जो आय और उत्पादन का चक्रीय प्रवाह है इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिलती कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ पर इसका अंत हो रहा है। इस आय का जो चक्रीय प्रवाह है इसके लगातार चलने के पीछे जो मेन कारण है वो यही है कि एक क्षेत्र के द्वारा जो व्यय किया जाता है वो दूसरे क्षेत्र की आय होती है, और फिर दूसरे क्षेत्र की जो आय होती है वो जब उसको व्यय करेगा तो पहले क्षेत्र की आय हो जाएगी। यानी एक दूसरे क्षेत्र का व्यय जो होता है वो एक दूसरे क्षेत्र की आय होती है। तो इस प्रकार एक जब व्यय करेगा तो दूसरे को आय होगी, फिर दूसरे को इनकम होगी तो फिर से वो व्यय करेगा, जब उसने व्यय किया तो फिर पहले क्षेत्र की इनकम हो गई। तो इस प्रकार से ये जो है आय तथा व्यय का चक्कर जो लगातार चलता
रहता है। तो ये चक्रीय प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक आय और व्यय बराबर हैं। जहाँ पर आय तथा व्यय, आय जो होती है वो व्यय से ज़्यादा हो जाती है, यानी बचत करने लग जाते हैं, सारी की सारी जो आय हुई थी वो दोबारा से लौट करके इकोनॉमी में नहीं आती, तब इस चक्कर का जो है आकार है वो छोटा हो जाएगा और लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये जो चक्रीय प्रवाह वो रुक भी सकता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। कुछ न कुछ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो वो चलता रहेगा। अब हम देखते हैं कि आय का जो चक्रीय प्रवाह उसके कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है वास्तविक चक्रीय प्रवाह है और दूसरा है मौद्रिक चक्रीय प्रवाह है। तो वास्तविक चक्रीय प्रवाह और मौद्रिक चक्रीय प्रवाह में थोड़ा सा अंतर होता है। वास्तविक चक्रीय प्रवाह जो होता है इसमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में वस्तुएं और सेवाएं जाती है। यानी एक क्षेत्र ने, जैसे मान लीजिए एक उत्पादक क्षेत्र है और दूसरा गृहस्थ क्षेत्र है, तो गृहस्थ क्षेत्र से उत्पादन के साधनों की सेवाएं गई उत्पादक क्षेत्र की ओर, उसके बदले में उत्पादक क्षेत्र से गृहस्थ क्षेत्र की तरफ जब वस्तुएं और सेवाएं आती है। तो इस प्रकार लगातार जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जब वस्तुएं और सेवाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर मूव करती रहती है। जब हम मौद्रिक चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में मुद्रा का प्रवाह होता रहता है। जैसे दो ही क्षेत्र हम फिर से लेते हैं, एक तो गृहस्थ क्षेत्र है, दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। तो जब गृहस्थ क्षेत्र ने अपने उत्पादन के जो साधन थे वो उत्पादक क्षेत्र के अंदर भेजे, तो बदले में उसको कारक आय प्राप्त हुई और वो उस कारक आय के को जो है वो वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है। तो दोबारा से जो है वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने से उपभोग व्यय के कारण वो आय जो है उत्पादक क्षेत्र के पास में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो चक्रीय प्रवाह जो होता है वो दो प्रकार का बनता है। वास्तविक चक्रीय प्रवाह है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो है फ्लो चलता रहता है। मौद्रिक चक्रीय प्रवाह है, इसके अंदर जो मुद्रा का फ्लो है वो चलता रहता है। तो ज़्यादा जो वास्तविकता है वो जो है मौद्रिक चक्रीय प्रवाह है। अब इनको जो है हम आगे चित्र के द्वारा भी देखते हैं। तो वास्तविक चक्रीय प्रवाह देखिए, हमारे पास में पहला क्षेत्र है वो गृहस्थ क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र है। तो इसमें आप देखिए गृहस्थ क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ ये एरो जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि गृहस्थ क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र के पास में क्या जाएगा, कारकों की सेवाएं, यानी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, इनकी जो सेवाएं हैं वो उत्पादक क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए मुद्रा नहीं गई, साधन गए हैं, साधनों की सेवाएं गई है। और यही हमने बताया था कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुएं और सेवाएं जाती है। अब जब उत्पादक क्षेत्र ने वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया तो उस प्रोडक्शन को दोबारा से वो कारकों की जो सेवाएं दी थी उसके भुगतान के रूप में जो है गृहस्थ क्षेत्र की तरफ भेज देता है। तो ये देखिए आप, ये जो एरो है वो दिखा रही है कि उत्पादक क्षेत्र से गृहस्थ क्षेत्र की तरफ वस्तुएं और सेवाएं आएंगी। जब वस्तुएं और सेवाएं इधर आ गई, फिर दोबारा से गृहस्थ क्षेत्र जो अपने कारकों की सेवाएं उत्पादक क्षेत्र की तरफ भेजेगा, उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं गृहस्थ क्षेत्र की तरफ आएंगी। तो इस प्रकार लगातार जो ये सर्कुलर फ्लो वो चलता रहेगा। तो वास्तविक चक्रीय प्रवाह में वस्तुएं और सेवाएं जो होती है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फ्लो करती रहती है। अब हम दूसरा कर रहे हैं, मौद्रिक चक्रीय प्रवाह है। मौद्रिक चक्रीय प्रवाह में आप देख रहे हो एक उत्पादक क्षेत्र है और दूसरा गृहस्थ क्षेत्र है, जैसा कि हमने पीछे भी लिया था वही। अब इसमें एक जो है एरो का निशान उत्पादक क्षेत्र से गृहस्थ क्षेत्र की ओर जा रहा है और दूसरा गृहस्थ क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर आ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि मुद्रा किस रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मूव करती है। जब उत्पादक क्षेत्र ने कारक भुगतान किया, यानी जो उत्पादन के साधन थे, भूमि को लगान दे दिया, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और उद्योगपति को लाभ, तो इस कारक भुगतान के रूप में आय जो है गृहस्थ क्षेत्र की तरफ चली गई। यानी मुद्रा का जो फ्लो है वो कि कारक भुगतान के रूप में किसकी तरफ हो गया, गृहस्थ क्षेत्र की तरफ हो गया। अब जब गृहस्थ क्षेत्र की तरफ आय आ गई तो वो उस आय को उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने पर व्यय करता है, यानी उपभोग व्यय करता है। तो उपभोग व्यय करता है तो दोबारा से वही इनकम जो है उत्पादक क्षेत्र के पास आ जाती है। और जब उत्पादक क्षेत्र के पास में आ गई तो उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा, दोबारा से साधनों की जो सेवाएं ले रहा है उन सेवाओं के बदले में भुगतान करेगा। और ये जो भुगतान है वो उत्पादक गृहस्थ क्षेत्र की आय है
और उस आय का दोबारा से जो है उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर खर्च कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर जब लगातार मुद्रा का प्रवाह चलता रहता है तो इसको मौद्रिक चक्रीय प्रवाह है कहते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हम चक्रीय प्रवाह की दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य रूप से 4 क्षेत्र होते हैं। पहला गृहस्थ क्षेत्र। अब हम गृहस्थ क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानेंगे कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। गृहस्थ क्षेत्र जो है उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, यानी इसके पास में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी होते हैं और ये अपने साधनों की सेवाएं जो है उत्पादक क्षेत्र की ओर देता है और उसके बदले में आय प्राप्त करता है और उस आय का प्रयोग जो है अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए व्यय के रूप में करता है। यानी एक तरफ ये उत्पादन क्षेत्र को सेवाएं दे रहा है, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं भी खरीदता है। दूसरा क्षेत्र आता है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र जो होता है वह क्षेत्र होता है जिसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है और इसके लिए वह उत्पादन के साधनों की सेवाएं लेता है गृहस्थ क्षेत्र से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 क्षेत्र जो मुख्य क्षेत्र हो गए, एक तो गृहस्थ क्षेत्र जिसके पास में उत्पादन के साधन है और उत्पादक क्षेत्र जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है और वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करके गृहस्थ क्षेत्र के लिए जो है उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तीसरा क्षेत्र आता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र के अंदर जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ शामिल होती है, इसके अंदर सरकार जो है कर लगाती है या उत्पादक क्षेत्र को जो आर्थिक सहायता देती है या गृहस्थ क्षेत्र होते हैं उसको हस्तांतरण भुगतान दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती है वो सरकारी क्षेत्र में आती है। तो सरकारी क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और जो सरकारी क्षेत्र है, यहाँ तक अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं अपन, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था के अंदर दूसरे देशों के साथ में कोई लेन देन नहीं होता। तो इसके बाद जब चौथा क्षेत्र आप शामिल करते हैं शेष विश्व क्षेत्र, तो इसके बाद अर्थव्यवस्था खुली हो जाती है क्योंकि अब हम आयात और निर्यात को भी शामिल कर लेते हैं। तो शेष विश्व क्षेत्र जो होता है इसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात और निर्यात होता है, कारकों का जो आयात और निर्यात होता है उसको हम जो है शामिल करते हैं। तो अब हम एक एक करके जो है विभिन्न जो क्षेत्रीय मॉडल है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए चक्रीय प्रवाह जो होता है इसके अंदर 2 क्षेत्रीय मॉडल है। 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर जो है घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र को शामिल करते हैं हम। और 2 क्षेत्रीय मॉडल जो होता है इसका अध्ययन हम 2 भागों में बांट कर करेंगे। पहला 2 क्षेत्रीय मॉडल जब अर्थव्यवस्था में कोई बचत नहीं होती, यानी सारी की सारी आय जो होती है वो व्यय कर दी जाती है। और दूसरा 2 क्षेत्रीय मॉडल जब अर्थव्यवस्था में बचत होती है, यानी सारी की सारी आय जो होती है वो व्यय नहीं होती, तो उस अवस्था के अंदर किस प्रकार से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहता है। दूसरा आप अध्ययन करेंगे 3 क्षेत्रीय मॉडल। 3 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर घरेलू क्षेत्र होता है, दूसरा उत्पादक क्षेत्र होता है और तीसरा सरकारी क्षेत्र शामिल हो जाता है। और तीसरा हम जो मॉडल करेंगे वह 4 क्षेत्रीय मॉडल, ये ज़्यादा रियल है, यानी ओपन इकोनॉमी की बात करता है। 3 क्षेत्रीय मॉडल जो है क्लोज्ड इकोनॉमी की बातें करता है। तो इसमें उत्पादक क्षेत्र शामिल होता है, घरेलू क्षेत्र शामिल होता है, सरकारी क्षेत्र शामिल होता है और शेष विश्व क्षेत्र शामिल होता है। तो हम जो है इनका जो है बारी बारी से अध्ययन करेंगे और इसका अध्ययन हम डायग्राम के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं 2 क्षेत्रीय मॉडल बचत रहित, यानी ये वो अवस्था है जिस अवस्था के अंदर ना तो उत्पादक क्षेत्र के द्वारा बचत की जाती है और ना ही घरेलू क्षेत्र के द्वारा बचत की जाती है। यानी एक क्षेत्र को जितनी आय प्राप्त होती है सारी की सारी आय जो दोबारा से व्यय कर दी जाती है। घरेलू क्षेत्र जो है उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर व्यय करता है और उत्पादक क्षेत्र जो निवेश के ऊपर व्यय कर देता है। इसकी मान्यता है कि कौन कौन सी परिस्थितियां जिनमें यह मॉडल लागू होगा। पहला, अर्थव्यवस्था के अंदर केवल 2 ही क्षेत्र हैं, घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। दूसरा, सरकार का आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होता क्योंकि सरकार इसमें शामिल ही नहीं मानी जाती। विदेशी व्यापार नहीं होता और किसी भी क्षेत्र के द्वारा बचत नहीं की जाती। अब हम इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। एक तरफ हमारे पास में गृहस्थ क्षेत्र है, दूसरी तरफ हमारे पास में उत्पादक क्षेत्र है।
अब सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक क्षेत्र जो है उस उत्पादक क्षेत्र के से जो है ग्रस्त क्षेत्र के पास में जो वस्तुएं और सेवाएं आती है, यानी उत्पादक क्षेत्र ने जो है ग्रस्त क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और उन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में ग्रस्त क्षेत्र जो होता है वो उत्पादक क्षेत्र को कारकों की सेवाएं देता है। यानी जो उत्पादन के साधन थे, क्योंकि ग्रस्त क्षेत्र के पास उत्पादन के साधन है, उसने उत्पादन के साधनों की सेवाएं जो है उत्पादक क्षेत्र की तरफ भेजी और उत्पादक क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह जो है ग्रस्त क्षेत्र की तरफ होता है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई बचत नहीं की जाती। अब बचत नहीं की जाती तो लगातार ये जो है चक्कर जो चलता रहता है। ये तो था हमारा वास्तविक चक्रीय प्रवाह, क्योंकि इसके अंदर वस्तुएं और सेवाएं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ घूम रही थी। अब दूसरा हम करते हैं मौद्रिक चक्रीय प्रवाह है। जब मौद्रिक चक्रीय प्रवाह होता है तो उत्पादक क्षेत्र से आप देखिए ग्रस्त क्षेत्र के पास में कारक सेवाओं का भुगतान के रूप में आय प्राप्त होती है। यानी उत्पादक क्षेत्र से जो मुद्रा चलती है वो कारकों की सेवाओं के भुगतान के रूप में ग्रस्त क्षेत्र को प्राप्त होती है और फिर ग्रस्त क्षेत्र जो होता है उस आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है, तो दोबारा से ये मुद्रा जो है उत्पादक क्षेत्र की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार कोई भी क्षेत्र बचत नहीं करता, तो ये लगातार जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो चलता रहता है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वास्तविक सिचुएशन ये होती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कोई न कोई क्षेत्र कुछ न कुछ बचत अवश्य करता है। तो जब बचत की जाती है तो एक क्षेत्र ने जब बचत कर ली तो उसके कारण धीरे धीरे जो है आय का चक्रीय प्रवाह वो मंद पड़ने लगता है, उसका जो आकार है वो छोटा होने लगता है। तो अगर उस बचत को दोबारा से सर्कुलर में न डाला जाए तो ये चक्रीय प्रवाह धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर फिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जो इस चक्रीय प्रवाह को बनाए रखता है, उसको आप जो है आगे वाले जो है स्लाइड है उसमें देखेंगे। दो क्षेत्रीय मॉडल अब की बार बचत सहित यानी इकोनॉमी के अंदर जो बचत की जाती है, तो उसमें भी देखिए आप मान्यताएं क्या क्या है दो क्षेत्रीय मॉडल की जब बचत की जाती है। पहली मान्यता सेम है कि अर्थव्यवस्था में दो ही क्षेत्र है, एक घरेलू क्षेत्र और दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। सरकार का आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, विदेशी व्यापार नहीं होता, यानी आयात और निर्यात है वो अर्थव्यवस्था में नहीं हो रहा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार सक्रिय है, यानी ये जो मुद्रा बाजार है, मार्केट मैकेनिज्म है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो जो है अर्थव्यवस्था के अंदर बचत सहित जो मॉडल है उसके अंदर जो बचत की जाती है उस बचत को दोबारा से जो है फ्लो में भेजने का कार्य करता है। डायग्राम के द्वारा देखते हैं अर्थव्यवस्था में वही दो क्षेत्र है, एक ग्रस्त क्षेत्र है, दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। और अब की बार आप जो है केवल मौद्रिक चक्रीय प्रवाह ही देखेंगे। सबसे पहले देखिए उत्पादक क्षेत्र जो होता है उस उत्पादक क्षेत्र से ग्रस्त क्षेत्र की तरफ क्या आएगा, मुद्रा के रूप में कारक सेवाओं का जो भुगतान किया जाता है उसके रूप में मुद्रा जो ग्रस्त क्षेत्र की तरफ आती है। अब ग्रस्त क्षेत्र जो है उसने कुछ बचत कर ली, सपोज कि 1000 रुपये जो ग्रस्त क्षेत्र के पास में आए थे उसने जो है 100 रुपये बचा लिए और 900 रुपये जो है अर्थव्यवस्था के अंदर भेज दिए वापस, या 900 रुपये वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर दिए। तो जब उसने 900 रुपये वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किए तो दोबारा से उत्पादक क्षेत्र को जो है 900 रुपये प्राप्त हो गए। अब दोबारा ये क्या करेगा, 900 रुपये की सेवाएं खरीद सकता है, तो दोबारा से उसने 900 रुपये की सेवाएं खरीदी तो कारकों के रूप में कारक भुगतान के रूप में आए ग्रस्त क्षेत्र के पास आ गई। अब 100 रुपये उसने और बचा लिए, अब आगे 800 रुपये उसने वस्तु और सेवाओं पर खर्च किए। तो इस प्रकार से नेक्स्ट टाइम जो है उत्पादक क्षेत्र केवल 800 रुपये का ही निवेश कर पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बचत होनी शुरू हो जाती है तो चक्रीय प्रवाह जो होता है धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है। और अगर ये उत्पादक क्षेत्र भी बचत करने लग जाए तो भी सेम इफेक्ट आएगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो तीसरा क्षेत्र आता है इसके अंदर यानी मुद्रा बाजार, मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो कैसे इसको जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बनाए रखता है वो आप देखिए। जब उत्पादक ग्रस्त क्षेत्र ने बचत की, शेविंग की उसने, तो उसने वो शेविंग जो थी वो मुद्रा बाजार में जमा करवा दी। अब इसने जो मुद्रा बाजार में जमा करवा दी तो उससे जैसे 100 रुपये इसने जमा करवाए, अब ये 100 रुपये वापिस उत्पादक क्षेत्र जो उधार ले लेगा
तो पहले 100 रुपये जमा करवाए थे तो उत्पादक क्षेत्र के पास में 900 रुपये पहुंचे थे। अब इसने 100 रुपये जो है उधार ले लिए, वापस 1000 रुपये हो गए, तो ये दोबारा से 1000 रुपये की कारकों का जो है सेवाएं खरीद पाएगा, कारकों का भुगतान कर पाएगा। तो इस प्रकार मुद्रा बाजार जो होता है, एक क्षेत्र की जो सेविंग होती है उसको दूसरे क्षेत्र के अंदर उधार दे करके जो मुद्रा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से बाहर हो गई थी, उस मुद्रा को वापस जो है सर्कुलर फ्लो में भेजने का कार्य करता है। इसी प्रकार आप देखिए, अगर उत्पादक क्षेत्र सेविंग करेगा तो वो सेविंग जो है मुद्रा बाजार में जाएगी। अब मुद्रा बाजार वाली सेविंग है उसको क्या करेगा, गृहस्थ क्षेत्र जो उधार ले लेगा, बोरोविंग करेगा। तो बोरोविंग करेगा तो जो मुद्रा एक बार सेविंग के रूप में रुक गई थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर हो गई थी, वो दोबारा से जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बचत होती है तो बचत की अवस्था के अंदर भी जो मुद्रा बाजार जो होता है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कम होने नहीं देता, यानी आय और व्यय जो है लगातार बराबर बनाए रखता है। तो जब तक आय तथा व्यय बराबर बने रहेंगी तब तक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है ये चक्रीय प्रवाह वो लगातार चलता रहेगा। इसके बाद हम करते हैं 3 क्षेत्रीय मॉडल। 3 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर पहला क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्र होता है, दूसरा क्षेत्र जो उत्पादक क्षेत्र होता है, और तीसरा क्षेत्र जो सरकारी क्षेत्र होता है। तो 2 क्षेत्रों तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, उनका क्या कार्य होता है। अब हम देखते हैं कि जब सरकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाता है तो क्या क्या एक्टिविटीज नई होंगी वो हम देखते हैं। पहला, सरकार जो उत्पादक क्षेत्र के ऊपर कर लगाएगी, यानी उसके ऊपर उत्पादन कर है, बिक्री कर है, वो लगा देगी। दूसरा, गृहस्थ क्षेत्र के ऊपर जो सरकार कर लगाती है तो उसके ऊपर जो आय कर है, संपत्ति कर है, इस प्रकार के जो कर है वो लगाए जाते हैं। तो सरकार के आने से एक जो है कर अर्थव्यवस्था के अंदर लगने शुरू हो जाते हैं। सरकार उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक सहायता देती है, और सरकार जो गृहस्थ क्षेत्र को भी हस्तांतरण भुगतान के रूप में आर्थिक सहायता देती है। हस्तांतरण भुगतान कौन से होते हैं, जो एक तरफा भुगतान होते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्तियां है। तो इस प्रकार के जो भुगतान है, उन भुगतान के रूप में जो है सरकार आर्थिक सहायता गृहस्थ क्षेत्र को भी देती है। इसके अलावा सरकार जो है बचत भी करती है और उधार भी लेती है। तो बचत और उधार की जो एक्टिविटी है वो मुद्रा बाजार के माध्यम से होती है। तो जो मुद्रा क्षेत्र जो मार्केट मैकेनिज्म है उसके साथ भी जो है सरकार का जो है संबंध होता है, यानी सरकार की अगर बचत हो गई तो वो मुद्रा बाजार में जमा करवा देगी, और अगर सरकार का व्यय ज़्यादा है तो मुद्रा बाजार से वो उधार ले लेगी। तो इस प्रकार ये गतिविधियां जो है नई हो जाएंगी जब सरकारी क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। और ये जो 3 क्षेत्रीय मॉडल है ज़्यादा वास्तविकता के नज़दीक है। 2 क्षेत्रीय मॉडल जो होता है वास्तविक नहीं होता। ये जो है बिल्कुल ही एक कल्पना मात्र है कि सरकार की जो गतिविधि है वो बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सरकारी क्षेत्र को शामिल करने से हम जो चक्रीय प्रवाह की ज़्यादा वास्तविक जो मॉडल है उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से 3 क्षेत्रीय जो मॉडल है वो वर्क करता है। दूसरा, इसके अंदर जो सरकार है वो उत्पादक क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाएं खरीदती है, तो उन वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जब सरकार व्यय करती है तो सरकार से आय जो होती है उत्पादक क्षेत्र की तरफ चली जाती है। अब देखिए हमारे पास में जो है 3 क्षेत्र होंगे। तो पहला क्षेत्र जो उत्पादक क्षेत्र है, तो गृहस्थ क्षेत्र है, दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का देखते हैं। तो उत्पादक क्षेत्र से गृहस्थ क्षेत्र की तरफ क्या आएगा, मुद्रा किस रूप में आएगी। वेरी गुड, सही सोचा आपने कि कारकों का जो भुगतान है उसके रूप में जो आय है वो गृहस्थ क्षेत्र की तरफ आती है, और गृहस्थ क्षेत्र जो है उसी मुद्रा को वापिस जो है कहाँ भेजता है, उत्पादक क्षेत्र में। उत्पादक क्षेत्र में ये जो आय जाती है वो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में जाती है। यानी यहाँ पर हमने 2 क्षेत्रीय मॉडल कर लिया। अब इसके अंदर जो है बचत होती है, क्योंकि ज़्यादा वास्तविकता है कि अर्थव्यवस्था में बचत होती है। तो जब हम बचत को शामिल करते हैं तो मुद्रा बाजार को शामिल कर लेते हैं। तो मुद्रा बाजार में आप देखिए, अगर गृहस्थ क्षेत्र बचत करता है तो मुद्रा बाजार में पहुंच जाएगी, और अगर गृहस्थ क्षेत्र उधार लेता है तो मुद्रा बाजार से जो है मुद्रा गृहस्थ क्षेत्र की तरफ चली जाएगी। इसी प्रकार अगर उत्पादक क्षेत्र ने बचत की
तो वो जमा करवा देगा मुद्रा बाजार के अंदर, और अगर उसको जरूरत है तो वो उधार ले लेगा बोरोविंग के रूप में। और तीसरा जो हमारे पास में क्षेत्र हमने शामिल किया है वो हमने सरकारी क्षेत्र को शामिल किया है। अब सरकारी क्षेत्र का और सबसे पहले हम गृहस्थ क्षेत्र का संबंध देखते हैं। हस्तांतरण भुगतान कि हस्तांतरण भुगतान के रूप में आय जो है वो किसके पास में आती है? मुद्रा गृहस्थ क्षेत्र के पास में आती है। और गृहस्थ क्षेत्र से जो है मुद्रा सरकारी क्षेत्र की तरफ कर के रूप में जाती है, यानी संपत्ति कर लगाया, आय कर लगाया, या जो हाउस टैक्स होता है उसका भुगतान जो है गृहस्थ क्षेत्र द्वारा सरकारी क्षेत्र को किया जाता है। तो इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो है आय का चक्रीय प्रवाह चलता है। हस्तांतरण भुगतान के रूप में आय गृहस्थ क्षेत्र की तरफ आती है, गृहस्थ क्षेत्र से कर के रूप में आय जो है सरकारी क्षेत्र की तरफ आती है। और यहाँ एक ध्यान रखना, एक क्षेत्र की जो प्राप्ति है वो दूसरे क्षेत्र का भुगतान है, और दूसरे क्षेत्र के भुगतान है वो एक क्षेत्र की प्राप्तियां हैं। तो आगे जो है दो क्षेत्रीय मॉडल था उसमें भी प्राप्ति और भुगतान थे प्रत्येक क्षेत्र के। 3 क्षेत्रीय मॉडल है उसमें भी प्राप्ति और भुगतान है, और जो 4 क्षेत्रीय मॉडल है उसमें भी प्राप्ति और भुगतान है। तो इनको हम 4 क्षेत्रीय मॉडल में जाकर ही करेंगे, और 4 क्षेत्रीय मॉडल में करेंगे तो हम एक एक क्षेत्र का करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भी किस प्रकार से 2 क्षेत्रीय मॉडल में मैं प्राप्ति और भुगतानों को बताना है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में प्राप्ति और भुगतानों को बताना, और 4 क्षेत्रीय मॉडल में प्राप्ति और भुगतानों को कैसे बताना है। और आप एक काम कीजिए, साथ साथ में जो कॉपी और पेन लेकर के इन डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। अगर आप साथ साथ में करते जाओगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गृहस्थ जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र का उत्पादक क्षेत्र के साथ में क्या संबंध होता है। तो ये लाइनें जा रही है, दिखा रही है कि मुद्रा जो है वो सरकारी क्षेत्र से चल पड़ी है और उत्पादक क्षेत्र के पास में पहुंच रही है। तो उत्पादक क्षेत्र के पास में मुद्रा किस किस रूप में आती है वो देखिए। सरकारी क्षेत्र जो होता है उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, तो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो व्यय किया जाता है सरकारी क्षेत्र के द्वारा, वो जो उत्पादक क्षेत्र की आय है, उत्पादक क्षेत्र के पास मुद्रा चली गई। और दूसरा, सरकारी क्षेत्र जो होता है वो सरकार जो होती है उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक सहायता देती है। तो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में और आर्थिक सहायता के रूप में जो है मुद्रा सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ जाती है। अब हम देख रहे हैं कि उत्पादक क्षेत्र से मुद्रा चली है और ये मुद्रा जो है सरकारी क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो सरकारी क्षेत्र की तरफ जो मुद्रा है वो किस रूप में आती है वो देखिए, करों के रूप में। यानी अनेक प्रकार के जो कर होते हैं जैसे बिक्री कर है, उत्पादन कर है, इन करों का जो भुगतान है वो उत्पादक क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र को करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उत्पादक क्षेत्र का जो है वो करों का भुगतान है वो सरकारी क्षेत्र की प्राप्तियां है। तो इसमें आप देखिए प्रत्येक क्षेत्र, एक क्षेत्र का व्यय है वो दूसरे क्षेत्र की प्राप्ति है, और दूसरे क्षेत्र के जो व्यय है वो पहले क्षेत्र की प्राप्तियां हैं। तो इनको आप प्राप्तियां और भुगतानों को हम जो आगे तो 4 सेक्टर मॉडल में डिस्कस करेंगे। तो आपको 3 सेक्टर मॉडल समझ में आ गया। इसके अंदर आपको 2 क्षेत्र बनाने हैं। सबसे पहले गृहस्थ क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र दोनों का संबंध दिखा दीजिए। इसके बाद में 3 क्षेत्र मुद्रा ले लीजिए, मुद्रा बाजार लीजिए, आप मुद्रा बाजार का इन दोनों के साथ संबंध दिखा दीजिए। फिर आप लीजिए तीसरा क्षेत्र सरकारी क्षेत्र। अब सरकारी क्षेत्र का आप पहले गृहस्थ क्षेत्र के साथ संबंध दिखाइए, उसके बाद सरकारी क्षेत्र का उत्पादक क्षेत्र के साथ संबंध दिखाइए, और उसके बाद जो है सरकारी क्षेत्र का मुद्रा बाजार के साथ में संबंध भी होता है, तो उसको भी अब हम देखेंगे। सरकारी क्षेत्र अगर बचत करता है, क्योंकि सरकार जो बहुत सारी सेविंग करती है, तो सेविंग के रूप में जो है मुद्रा है वो मुद्रा बाजार के अंदर आती है, तो मुद्रा बाजार की प्राप्ति है बचत। अब सरकार को जो है कई बार अपने व्यय को पूरा करने के लिए उधार भी लेना पड़ता है। तो जब सरकार उधार लेती है तो उस समय मुद्रा जो होती है वो मुद्रा बाजार से सरकारी क्षेत्र की तरफ चली जाती है, यानी मुद्रा का प्रवाह जो होता है मुद्रा बाजार से सरकारी क्षेत्र की तरफ होता है। इसके बाद अब हम करेंगे 4 सेक्टर मॉडल। तो 4 सेक्टर मॉडल के अंदर जो है ज़्यादा वास्तविकता है। अब हम जो है ओपन इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका जो है दूसरे देशों के साथ में आर्थिक लेन देन होता है, और यही वास्तविकता है। आज के समय में कोई भी जो अर्थव्यवस्था है वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। सभी देशों का कम या अधिक मात्रा में जो है आयात निर्यात होता है। तो इसमें पहला क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र है, और तीसरा क्षेत्र जो सरकारी क्षेत्र है। और इसमें जो चौथा सेक्टर जो क्षेत्र शामिल होता है वो शेष विश्व क्षेत्र शामिल होता है।
तो 3 क्षेत्रों का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। अब हम शेष विषम क्षेत्र के देखते हैं कि शेष विषम क्षेत्र कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल होता है। सबसे पहले इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, यानी 4 सेक्टर मॉडल जो होता है इसके अंदर वस्तुओं का भी आयात निर्यात होता है और सेवाओं का आयात निर्यात भी होता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को शामिल किया जाता है, यानी दूसरे देश के हमारे देश के जो कारक थे वो दूसरे देशों में से आय प्राप्त करते हैं और दूसरे देशों के कारक जो थे हमारे देश से आय प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम जो शुद्ध कारक आय को शामिल करते हैं तो वो आय जो है घरेलू क्षेत्र को प्राप्त होती है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण को भी शामिल किया जाता है। हस्तांतरण एक तरफा भुगतान होते हैं, गिफ्ट है या कोई और अन्य सहायता है, तो उसमें भी जो हम सहायता के रूप में जो आय प्राप्त कर रहे हैं, दूसरों को जो आय दे रहे हैं, उसका जो अंतर होता है वो ग्रस्त क्षेत्र की आय में शामिल किया जाता है। अब देखिए, अब हम जो 4 सेक्टर मॉडल करने जा रहे हैं, इस मॉडल को आप थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आप इस मॉडल को बना हुआ देखते हो तो आपको जो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता, काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप इसको बनते हुए देखते हो और साथ साथ में इसको बनाते हो तो इससे आसान और कोई टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले आप जो है अपने हाथ से बनाइए गृहस्थ क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र आपको पता ही है उत्पादक क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध दिखाते हैं, यानी कारक सेवाओं का भुगतान। बताइए कारक सेवाओं का भुगतान किससे किस तरफ होगा? शाबाश, ये उत्पादक क्षेत्र से चलेगा और उत्पादक क्षेत्र से चल करके जो है कारक सेवाओं का भुगतान जो है वो ग्रस्त क्षेत्र की प्राप्ति होगा। तो ये भुगतान किसका है? उत्पादक क्षेत्र का है, तो एक क्षेत्र का भुगतान दूसरे की प्राप्ति है। अब दूसरी तरफ है वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में मुद्रा किस तरफ जाएगी कि ग्रस्त क्षेत्र जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर व्यय करेगा और ये वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर व्यय जो है उत्पादक क्षेत्र की आय होगी। अब तीसरा जो हमारे पे इसके बीच में एक जो क्षेत्र आता है वो मुद्रा बाजार है। अगर ग्रस्त क्षेत्र बचत करता है तो मुद्रा क्षेत्र के अंदर मुद्रा आ जाएगी, मुद्रा बाजार की प्राप्ति है, ग्रस्त क्षेत्र की बचत है वो। और अगर मुद्रा बाजार से उधार लेता है तो ये भुगतान हो जाएगा किसका? मुद्रा बाजार का, और प्राप्ति हो जाएगी ग्रस्त क्षेत्र की। आप यहाँ एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले ही, आपको ये नहीं देखना कि वस्तुएं और सेवाएं कहाँ जा रही है, आपको ये देखना है कि मुद्रा कहाँ जा रही है। मुद्रा अच्छे रूप में या बुरे रूप में, जैसे उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो बुरा है लोन, लेकिन फिर भी प्राप्ति है एक क्षेत्र की, तो हमें ये नहीं देखना कि भी लोन है या क्या चीज़ है, हमें केवल इतना देखना है कि मुद्रा आनी चाहिए। अगर मुद्रा किसी भी रूप में आ रही है तो वो प्राप्ति होगी, अगर मुद्रा जा रही है तो वो भुगतान होगा। अब उत्पादक क्षेत्र का और मुद्रा बाजार का संबंध हम देखते हैं। अगर उत्पादक क्षेत्र ने बचत की तो वो जमा करवाएगा मुद्रा बाजार में, यानी मुद्रा बाजार की प्राप्ति है और उत्पादक क्षेत्र का भुगतान है। अब अगर उधार लेता है उत्पादक क्षेत्र तो उससे मुद्रा जो है मुद्रा बाजार से उत्पादक क्षेत्र की तरफ जाएगी, तो मुद्रा बाजार की जो भुगतान है वो उत्पादक क्षेत्र की प्राप्ति है। अब इसी बीच हमारे पास में तीसरा क्षेत्र आता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र का और गृहस्थ क्षेत्र का संबंध देखते हैं। तो हस्तांतरण भुगतान के रूप में जो आय है वो सरकारी क्षेत्र से गृहस्थ क्षेत्र की तरफ आती है, तो ये गृहस्थ क्षेत्र की प्राप्ति है और सरकारी क्षेत्र का भुगतान है। दूसरा करों के रूप में जो आय है वो गृहस्थ क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की तरफ जाती है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो कर है वो गृहस्थ क्षेत्र के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर है, आवास कर है या संपत्ति कर है, तो इनका भुगतान गृहस्थ क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र को करना होता है। तो गृहस्थ क्षेत्र का जो भुगतान है करों के रूप में वो सरकारी क्षेत्र की प्राप्ति है। अब हम सरकारी क्षेत्र का और उत्पादक क्षेत्र का संबंध देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो व्यय किया सरकारी क्षेत्र ने और जो आर्थिक सहायता दी, उसके परिणाम स्वरूप जो है उत्पादक क्षेत्र को प्राप्ति हो रही है। तो गृहस्थ सरकारी क्षेत्र का जो भुगतान है वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में और आर्थिक सहायता के रूप में, वो उत्पादक क्षेत्र की प्राप्ति है। इसके बाद आप देखिए उत्पादक क्षेत्र से जो है कर का भुगतान जो है सरकारी क्षेत्र को किया जाता है, तो उत्पादक क्षेत्र का जो भुगतान है वो सरकारी क्षेत्र की प्राप्ति हो रही है। अब हम सरकारी क्षेत्र का संबंध जो है वो मुद्रा बाजार के साथ देखते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र बचत करता है तो वो मुद्रा बाजार की प्राप्ति है, क्योंकि आप एरो का निशान देख रहे हो, मुद्रा जो है मुद्रा बाजार में आ रही है।
तो सरकारी क्षेत्र का भुगतान होगा ये। और अगर उधार दिया जाता है मुद्रा बाजार के द्वारा तो वो सरकारी क्षेत्र की तो प्राप्ति है और मुद्रा बाजार जो उसका भुगतान है। तो यहाँ तक तो हम पहले कर चुके हैं। अब एक जो नया सेक्टर आ रहा है इकोनॉमी में वो आ रहा है शेष विषम क्षेत्र। तो शेष विषम क्षेत्र का जो संबंध है, ज़्यादा जो गहरा संबंध होता है सरकार के साथ में इतना नहीं होता, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर हमारे देश की सरकार जो टैक्स नहीं लगा सकती, उनको आर्थिक सहायता भी हमारे देश की सरकार नहीं देती, तो इसका संबंध हम नहीं देखेंगे। दूसरा, ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो शेष विषम क्षेत्र होता है उसका मुद्रा बाजार से भी संबंध नहीं होता, यानी यहाँ से ना तो ये जमा करवाते हैं और ना उधार लेते हैं। तो इन मान्यताओं के साथ में हम जो इसको आगे डेवलप करेंगे। सबसे पहले हम जो है शेष विषम क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र का संबंध देखते हैं। निर्यात प्राप्तियां, यानी जब उत्पादक क्षेत्र ने वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया तो वस्तुएं और सेवाएं तो शेष विषम क्षेत्र की तरफ चली गई। यहाँ आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें ये नहीं देखना कि वस्तुएं किधर गई है, हमें ये देखना है कि मुद्रा किधर गई है। तो मुद्रा जो है उत्पादक क्षेत्र को प्राप्त हुई है, तो इसमें तीर का निशान जो है वो ग्रस्त क्षेत्र के उत्पादक क्षेत्र की तरफ आ रहा है शेष विषम क्षेत्र से। तो ये ध्यान रखना, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमें देखना है कि मुद्रा का फ्लो किधर हो रहा है। तो जब निर्यात किया तो निर्यात के परिणाम स्वरूप एक उत्पादक क्षेत्र उसको मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो इसमें शेष विषम क्षेत्र के लिए भुगतान है और उत्पादक क्षेत्र के लिए ये प्राप्तियां हैं। इसी प्रकार से उत्पादक क्षेत्र जो होता है वो भी शेष विषम क्षेत्र से आयात करता है और उस आयात के रूप में जो वो भुगतान करता है, तो उस भुगतान के परिणाम स्वरूप मुद्रा जो है वो शेष विषम क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें मुद्रा देखनी है, हमें वस्तुएं और सेवाएं नहीं देखनी किधर जा रही है। इसके बाद शेष विषम क्षेत्र का और ग्रस्त क्षेत्र का संबंध हम देखते हैं। तो शेष विषम क्षेत्र से जो है कारक शुद्ध कारक आय के रूप में जो आय है वो ग्रस्त क्षेत्र को प्राप्त होती है। तो शुद्ध कारक आय क्या होती है? विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। इसके अलावा शेष विषम से जो है ग्रस्त क्षेत्र को अनेक प्रकार के हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त होते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा या कोई आपदा विपत्ति आ गई, उस रूप में उन्हें जो है आर्थिक सहायता मिलती है दूसरे देशों से, या दूसरे देशों में रहने वाले जो लोग हैं वो उपहार वगैरह देते हैं विभिन्न अवसरों पर। तो इस प्रकार जो शुद्ध हस्तांतरण आय होती है उसको जो है ग्रस्त क्षेत्र की तरफ इनकम में आती है। तो ये शुद्ध हस्तांतरण आय भी किस प्रकार से होगी? विदेशों से हस्तांतरण के रूप में प्राप्त आय माइनस विदेशों को दी गई हस्तांतरण आय, क्योंकि हम भी तो दूसरे देशों के लिए ये सब कुछ करते हैं, उनको आर्थिक सहायता देते हैं, उनको वहाँ जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उनको हम गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 4 सेक्टर मॉडल है, ये 4 सेक्टर मॉडल जो है कंप्लीट होता है। तो इसमें जो एक नया क्षेत्र आया है वह शेष विषम क्षेत्र। तो इसको आप जो है दोबारा से अगर अभी नहीं बनाया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, और बैक करने के बाद जो है आप दोबारा से जो है हाथ से बना करके देखिए साथ साथ में। तो ये जो बहुत ही आसान जो आपको डायग्राम लगेगा। अब हम इसका जो है महत्वपूर्ण पार्ट करेंगे, और वो पार्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र की प्राप्तियां और भुगतान जो हमें बताने हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 4 क्षेत्रीय मॉडल का वर्णन कीजिए और बड़े में आता है, तो आपको जो है साथ साथ में बेशक वो प्राप्ति और भुगतान पूछे या ना पूछे, आपको प्रत्येक क्षेत्र की प्राप्ति और भुगतान बताना है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि आप जो है चित्र बना लोगे, चित्र बनाने के बाद में आपको जो है एक क्षेत्र को लेना है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए सरकारी क्षेत्र। तो सरकारी क्षेत्र की तरफ जो निशान आ रहे हैं वो सरकारी क्षेत्र की प्राप्तियां हैं। तो आप सबसे पहले देखिए सरकारी क्षेत्र से की तरफ जो है निशान ग्रस्त क्षेत्र से आ रहा है, तो आप इसमें क्या लिखोगे कि सरकारी क्षेत्र को जो है ग्रस्त क्षेत्र से विभिन्न करों के रूप में आय प्राप्त होती है, तो प्राप्ति होगी। दूसरा निशान जो आ रहा है वो उत्पादक क्षेत्र से आ रहा है, तो सरकारी क्षेत्र को जो है उत्पादक क्षेत्र से करों के भुगतान के रूप में आय प्राप्त होती है। वो बता देना कौन कौन से कर होते हैं, बिक्री कर है, उत्पादन कर है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र को जो है मुद्रा क्षेत्र से भी उधार के रूप में जो है आय प्राप्त होती है या मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये प्राप्तियां बता देना है आपको। अब भुगतान के रूप में भुगतान जब आप बताओगे तो आप देखिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ तीर के निशान जो जा रहे हैं, जैसे सरकारी क्षेत्र से हस्तांतरण भुगतान के रूप में जो है आय ग्रस्त क्षेत्र की तरफ जाती है, यानी सरकारी क्षेत्र जो है हस्तांतरण भुगतान के रूप में जो है ग्रस्त क्षेत्र को भुगतान करता है। दूसरा, सरकारी क्षेत्र जो है वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है,
और आर्थिक सहायता जो है देता है। इससे सरकारी क्षेत्र से भुगतान जो है उत्पादक क्षेत्र की तरफ होता है। तो ये आप इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र जो है बचत करता है, बचत के द्वारा जो है मुद्रा का प्रवाह जो होता है मुद्रा बाजार की तरफ होता है। तो ये भी एक प्रकार से सरकारी क्षेत्र का भुगतान है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो क्षेत्र है उसका आपको बताना है। आपको केवल एरो देखना है, अगर एरो बाहर की तरफ जा रहा है तो भुगतान है, अगर एरो अंदर की तरफ आ रहा है एक क्षेत्र के तो उसके लिए प्राप्ति है। तो आप एक एक करके इनको बताते जाना। तो हम जो है इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले सरकारी क्षेत्र की प्राप्तियां, गृहस्थ क्षेत्र की प्राप्तियां। तो गृहस्थ क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र से प्राप्तियां होती है, गृहस्थ क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र से प्राप्तियां होती है, गृहस्थ क्षेत्र को शेष विषम क्षेत्र से प्राप्तियां होती है और गृहस्थ क्षेत्र को मुद्रा बाजार से प्राप्तियां होती है। तो इन प्राप्तियों को अब हम जो है डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, हम गृहस्थ क्षेत्र की प्राप्तियां कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि गृहस्थ क्षेत्र की तरफ जो है हस्ता जो है वो तीर के निशान कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम गृहस्थ क्षेत्र को देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र से प्राप्तियां। तो गृहस्थ क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र से हस्तांतरण भुगतान के रूप में आय प्राप्त होती है। ये लाइन लिख दी आपने। हस्तांतरण भुगतान के रूप में आप लिख सकते हो, उसमें ब्रैकेट के अंदर की छात्रवृत्ति है या वृद्धावस्था पेंशन है, इनके रूप में आय प्राप्त होती है। दूसरा, गृहस्थ क्षेत्र को जो उत्पादक क्षेत्र से कारक सेवाओं के भुगतान के रूप में आय प्राप्त होती है। तीसरा, गृहस्थ क्षेत्र को जो है शेष विषम क्षेत्र से शुद्ध कारक आय के रूप में और शुद्ध हस्तांतरण आय के रूप में आय प्राप्त होती है। और तीसरा, आगे आप लिखो, गृहस्थ क्षेत्र को जो मुद्रा बाजार से उधार के रूप में मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये गृहस्थ क्षेत्र की प्राप्तियां कंप्लीट है। इसके बाद आप देखो गृहस्थ क्षेत्र के भुगतान की, गृहस्थ क्षेत्र से मुद्रा किस किस के तरफ जाती है। तो गृहस्थ क्षेत्र से भुगतान जो उन्हीं क्षेत्रों को होगा। उत्पादक क्षेत्र को भुगतान आप एक एक का लिखोगे, जैसे उत्पादक क्षेत्र को भुगतान लिख दिया किस रूप में होता है वो आप लिखोगे, फिर सरकारी क्षेत्र को भुगतान लिख दिया किस रूप में होता है वो लिखोगे। इसके बाद शेष विषम क्षेत्र को भुगतान किस रूप में होता है वो आप लिखोगे और मुद्रा बाजार को भुगतान किस रूप में होता है वो आप लिखोगे। तो इसमें आप देखिए सरकारी जो गृहस्थ क्षेत्र है उसके भुगतान की सबसे पहले सरकारी क्षेत्र को कि सरकारें जो होती है गृहस्थ क्षेत्र के ऊपर अनेक प्रकार के कर लगाती है। तो उस करों के रूप में आय का भुगतान जो है सरकारी क्षेत्र को गृहस्थ क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा, हम जो है मुद्रा बाजार के साथ में देखते हैं कि गृहस्थ क्षेत्र की जो बचत होती है उस बचत को जो मुद्रा बाजार में जमा करवाया जाता है तो उससे जो है मुद्रा का प्रवाह जो होता है गृहस्थ क्षेत्र से उस मुद्रा बाजार की तरफ होता है। तीर का निशान आप देखते जाइए। इसके बाद गृहस्थ क्षेत्र जो है उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। उन वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो व्यय किया जाता है वो गृहस्थ क्षेत्र का भुगतान होता है, जिसका प्रभाव उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। दूसरा, ये जो गृहस्थ क्षेत्र है अगर ये माइनस में होते हैं शुद्ध कारक आय और शुद्ध हस्तांतरण भुगतान, तो इनका जो है भुगतान उत्पादक क्षेत्र से गृहस्थ क्षेत्र से शेष विषम क्षेत्र की तरफ होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये प्लस में है तो जुड़ जाएंगे और अगर माइनस में है तो घट जाएंगे ये। इसके बाद आप देखिए उत्पादक क्षेत्र की प्राप्तियां। तो उत्पादक क्षेत्र को कहाँ कहाँ से प्राप्तियां होंगी? गृहस्थ क्षेत्र से प्राप्तियां, सरकारी क्षेत्र से प्राप्तियां, शेष विषम क्षेत्र से प्राप्तियां, मुद्रा बाजार से प्राप्तियां। तो इन सभी का हम जो है देखें कि कहाँ कहाँ से किस रूप में आय प्राप्त हो रही है। तो हम उत्पादक क्षेत्र को शेष विषम क्षेत्र से जो है निर्यात के रूप में आय प्राप्त होती है। यानी उत्पादक क्षेत्र जो होता है शेष विषम क्षेत्र को वस्तु और सेवाओं का निर्यात करता है, उससे उसको जो है आय प्राप्त होती है। दूसरा, शेष उत्पादक क्षेत्र जो होता है सरकारी क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं देता है, उनके बदले में उसको आय प्राप्त होती है। दूसरा, सरकारी उत्पादक क्षेत्र जो होता है वो सरकारी क्षेत्र से आर्थिक सहायता के रूप में भी आय प्राप्त करता है। तीसरा जो होता है उत्पादक क्षेत्र जो है मुद्रा बाजार से उधार के रूप में आय प्राप्त करता है। और उत्पादक क्षेत्र जो होता है गृहस्थ क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में आय प्राप्त करता है। तो ये उत्पादक क्षेत्र की प्राप्तियां हो गई। इसी प्रकार से आप उत्पादक क्षेत्र के जो भुगतान है उनको भी बता सकते हो। अब आगे आप देखते हैं मुद्रा बाजार की जो है प्राप्तियां।
मुद्रा बाजार जो है घरेलू क्षेत्र से बचत के रूप में, जमा के रूप में आय प्राप्त करता है। यानी घरेलू क्षेत्र जब बचत करता है वो उसको मुद्रा बाजार में जमा करवाता है, तो मुद्रा बाजार की प्राप्तियां हैं। सरकारी क्षेत्र से बचत के रूप में भी जो जमा होती है उससे जो है मुद्रा बाजार को प्राप्तियां होती है, और उत्पादक क्षेत्र से जो जमा होती है वो भी जो है मुद्रा बाजार की प्राप्तियां हैं। तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि सरकारी क्षेत्र से बचत के रूप में आय प्राप्त हो रही है, ग्रस्त क्षेत्र से बचत के रूप में मुद्रा प्राप्त हो रही है, और उत्पादक क्षेत्र से जो है बचत के रूप में मुद्रा प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से मुद्रा बाजार का जो भुगतान है वो भी इन्हीं क्षेत्रों को होगा। घरेलू क्षेत्र को उधार दे रहा है तो वो मुद्रा बाजार के भुगतान है, सरकारी क्षेत्र को उधार दे रहा है मुद्रा बाजार के भुगतान है, और उत्पादक क्षेत्र को उधार दे रहा है वो भी मुद्रा बाजार के भुगतान है। तो आप यहाँ देखिए कि मुद्रा बाजार से उधार के रूप में आय जो है सरकारी क्षेत्र की तरफ जा रही है मुद्रा, और मुद्रा बाजार से उधार के रूप में मुद्रा जो है ग्रस्त क्षेत्र की तरफ जा रही है, और मुद्रा बाजार से उधार के रूप में मुद्रा जो है वो उत्पादक क्षेत्र की तरफ जा रही है। नेक्स्ट इसके बाद है शेष विषम क्षेत्र की प्राप्तियां। तो शेष विषम क्षेत्र जो है घरेलू क्षेत्र से कारक आय के रूप से कारक आय, दूसरा जो है इसको घरेलू क्षेत्र से हस्तांतरण आय, और उत्पादक क्षेत्र से आयात जो के रूप में जो प्राप्त आय की, यानी जो उत्पादक क्षेत्र आयात करता है तो उसके रूप में आय जो है शेष विषम क्षेत्र को प्राप्त होती है। तो इसको भी आप डायग्राम के रूप में देख सकते हो। तो ये आप इसको जो है लिख देना कि किस प्रकार से किस किस क्षेत्र से उसको प्राप्तियां हो रही है। इसी प्रकार शेष विषम क्षेत्र के जो है भुगतान, घरेलू क्षेत्र को कारक आय के रूप में भुगतान करता है, घरेलू क्षेत्र को जो है वो हस्तांतरण भुगतान करता है, और उत्पादक क्षेत्र को जो है निर्यात जो है उस निर्यात का जो भुगतान है किया जाता है। यानी उत्पादक क्षेत्र जो निर्यात करता है शेष विषम क्षेत्र को, तो वो जो है अशेष विषम क्षेत्र के लिए भुगतान होता है। तो इसको भी आप जो है डायग्राम से देख सकते हो कि शेष विषम क्षेत्र से जहां जहां तीर के निशान जा रहे हैं वो उसके भुगतान हैं। इसके बाद हम करते हैं चक्रीय प्रवाह में समावेशन और वापसियां। आय का जो चक्रीय प्रवाह वो सदैव स्थिर नहीं रहता, यानी उसका आकार जो है वो एक जैसा नहीं रहता, उसके आकार में कभी वृद्धि होती रहती है। वृद्धि का मतलब है कि जो मुद्रा उसमें घूम रही थी उस मुद्रा की मात्रा पहले से बढ़ जाती है, और उसमें कमी होती रहती है। कमी का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो मुद्रा पहले से कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो वृद्धि होती है और जो कमी होती है उसको हम समावेश और वापसियां कहते हैं, यानी इंजेक्शन और लीकेजेज कहते हैं। इंजेक्शन का मतलब है बाहर से जो इनकम है वो इंजेक्ट हो रही है इकोनॉमी में, और लीकेज का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर से जो आय का चक्रीय प्रवाह था उसमें से जो है इनकम बाहर निकल जाती है, जो दोबारा लौट करके उस फलों में नहीं आती। समावेशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम उन गतिविधियों को, उन क्रियाओं को शामिल करते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जो चक्रीय प्रवाह होता है उस चक्रीय प्रवाह में मुद्रा की मात्रा पहले से बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को हम जो समावेशन कहते हैं। और समावेशन किस किस वजह से होता है? एक तो निवेश से, और निवेश भी कब? या तो हम विदेशों से उधार लें या हम मुद्रा बाजार से उधार लें। तो जब मुद्रा बाजार से उधार लेकर के या विदेशों से उधार लेकर के जो निवेश किया जाता है तो उसको हम जो है इंजेक्शन मानते हैं। जैसे 100 करोड़ रुपए हमने विदेशों से उधार लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश किया, तो वो 100 करोड़ रुपए पहले जितनी आय चल रही थी अर्थव्यवस्था में उससे अधिक हो जाते हैं। तो इससे जो है चक्रीय प्रवाह में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सरकारी व्यय कि सरकार भी विभिन्न प्रकार के जो गतिविधियाँ होती है, जैसे किसी को आर्थिक सहायता दे दी, हस्तांतरण भुगतान कर दिया, या बाहर से उधार लेकर के वस्तुएं और सेवाएं खरीद ली। यानी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा चल रही थी उस मुद्रा से बाहर से कहीं भी मुद्रा लेकर के सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है तो उसे अर्थव्यवस्था के अंदर जो है मुद्रा की मात्रा पहले से बढ़ जाएगी, तो उसको हम जो समावेश या इंजेक्शन कहते हैं। निर्यात, इसी प्रकार से जब निर्यात किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप विदेशों से मुद्रा हमारे देश में आती है। हमारे देश की मुद्रा नहीं थी, वो विदेशों से मुद्रा आती है, तो उसके कारण एक देश के अंदर मुद्रा की मात्रा जो होती है पहले से बढ़ जाती है। तो जो समावेशन होते हैं उसके 3 एलिमेंट होते हैं: इन्वेस्टमेंट आई,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम जी से शो करते हैं, और निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो होती है इंजेक्शन होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक देश के अंदर जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है उसमें वृद्धि होती है। आगे है वापसियाँ। इसमें वे सारी क्रियाएं शामिल होती है जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था के अंदर आय का चक्रीय प्रवाह था उसमें से मुद्रा की मात्रा जो कम हो जाती है। यानी उसमें पहले जितनी मुद्रा घूम रही थी वो मुद्रा जो है बाहर निकल करके कहीं और चली जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर जो कुछ आय थी वो लौट करके जो है चक्कर में नहीं आती, कि या तो उत्पादक क्षेत्र से आय जो है बाहर चली जाती है, या गवर्नमेंट सेक्टर से आय बाहर चली जाती है, या गृहस्थ क्षेत्र से जो आय बाहर चली जाती है। तो ये आय जो होती है किस किस रूप में आती है, वापस जाती है बचत के रूप में। अगर किसी भी एक क्षेत्र ने बचत कर ली तो वो पैसा जो है उस फ्लो में से कम हो जाता है, उतनी मुद्रा आय के चक्रीय प्रवाह में से कम हो जाएगी। तो ये वापसियां है। कर है, सरकार ने कर लगा दिया लेकिन उसको दोबारा एक्सपेंडिचर नहीं किया तो वापस लौट करके वो मुद्रा नहीं आई, तो अर्थव्यवस्था में उतनी जो मुद्रा है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम आयात करते हैं तो हमारे देश की मुद्रा जो होती है दूसरे देश में चली जाती है, तो इससे भी एक देश का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसमें मुद्रा की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये तीन चीज़ें हैं, शेविंग एस से दिखाते हैं, टैक्स टी से दिखाते हैं, और इम्पोर्ट जिसको एम से दिखाते हैं। ये तीनों की तीनों जो वापसियाँ कहलाती है। अब हम समावेशन और वापसियों का चक्रीय प्रवाह जो होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका एक सामूहिक प्रभाव हम देखेंगे कि इकट्ठा तीनों का, यानी एक तरफ हम समावेशन ले लेंगे, एक तरफ हम जो है इंजेक्शन ले लेंगे। दोनों की मात्रा बराबर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों की मात्रा अगर समावेशन अधिक है, इंजेक्शन कम है, वापसियाँ कम है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको आप एक एक करके डिस्कस करते हैं। समावेशन जो होता है उसके तीन एलिमेंट है, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स एक्सपोर्ट। तो ये तीनों की तीनों जो है समावेशन कहलाते हैं। और वापसियाँ जो है शेविंग प्लस टैक्स प्लस इम्पोर्ट। और अगर ये दोनों बराबर होते हैं, यानी समावेशन और वापसियाँ बराबर है, इंजेक्शन और लीकेजेस बराबर है, यानी आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम, तो उस समय आय का जो चक्रीय प्रवाह वो स्थिर होगा। अर्थव्यवस्था के अंदर जो है जितनी पहले इनकम थी उतनी इनकम बनी रहेगी। दूसरा, यहाँ पर ये जो है बीच का ये जो निशान है बराबर का, यहाँ पर ये बराबर का निशान नहीं है। अगर समावेशन अधिक है, यानी आई प्लस जी प्लस एक्स जो है उसकी मात्रा अधिक है, सेविंग टैक्स और इम्पोर्ट है उसकी मात्रा कम है, तो उसके परिणाम स्वरूप आय के चक्रीय प्रवाह में पहले से वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में इनकम आई तो ज़्यादा बाहर से और बाहर गई कम, तो उस अवस्था के अंदर जो है चक्रीय प्रवाह जो होता है उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ये निशान जो वो बराबर का नहीं है, बड़ा है समावेशन की तरफ, समावेशन जो ज़्यादा है वापसियों से। यहाँ पर भी आप बराबर का निशान मत मानिए, अब की बार जो है वापसी है वो बड़ी है, समावेशन है वो कम है, यानी सेविंग टैक्स और इम्पोर्ट की जो मात्रा है वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो इस अवस्था के अंदर एक अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम आई तो कम, लेकिन अर्थव्यवस्था से इनकम बाहर ज़्यादा चली गई, तो उसको हम बोलते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप आय का जो चक्रीय प्रवाह वो सिकुड़ जाता है, आय के चक्रीय प्रवाह में पहले से कमी होती है। तो इसके साथ अपना जो ये टॉपिक समाप्त होता है, और इस एक ही वीडियो के अंदर जो आपको आय का जो चक्रीय प्रवाह है उससे संबंधित प्रत्येक प्रकार की जानकारी दी गई है। तो आप इस वीडियो को जो है ध्यान से अवश्य देखिएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, या आप जो है मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।